हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वीडियो री एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए हम लोग सफलता बैच के अंतर्गत जीएस के सीरीज़ को शुरू किए हुए हैं। और इस सीरीज़ में हम लोग कौन से क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं आप सभी को पता होगा, और यदि नहीं पता है तो मैं बता दूं। इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जितनी भी परीक्षाएं 2015 से 2019 के मध्य में कराई थी, उन सभी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया जा रहा है। और जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो री एग्ज़ाम की परीक्षा जो स्टूडेंट देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स यदि इन वीडियोस को बहुत ही गंभीरता से देखते हैं, तो मेरा यकीन मानिए, जो मैं व्याख्या बताता हूँ प्रत्येक प्रश्न के बाद, वे तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स को इन प्रश्नों को एक जगह नोट करना है। यदि आप लोग नोट नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी लोग उसकी पीडीएफ लेके प्रिंट आउट निकाल के इसको अपने पास सेव कर सकते हैं, और इससे आप लोग डेली वाइज रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद में आप लोग यदि रिवीजन करेंगे तो मेरा यकीन मानिए, आप सभी लोग जो भी इसमें तथ्य बताए जा रहे हैं उनसे तो वाकिफ़ होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग के पूछे जाने जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है कि किस प्रकार से वह क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, इस पैटर्न से भी आप लोग रूबरू होंगे। तो दोस्तों, हमने जो जीएस की एक पहली वीडियो बनाई थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जो मतलब विदेशी आए हुए थे अपने भारत देश, वे कब आए, या पुर्तगाली किस में आए, किस सन में आए, पुर्तगाली में कौन सा पहली बार भारत आया, इन सब चीज़ों को जो है हम लोगों ने समझा था। और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अभी तक के पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पहली वीडियो में किया था। और पहली वीडियो एक हिसाब से मैंने डेमो वीडियो के रूप में भी डाला था कि जैसा स्टूडेंट्स का उसमें रिस्पांस रहेगा, उसी हिसाब से इस वीडियोस को शुरू किया जाएगा। तो आप सभी को एक बार मैं धन्यवाद भी प्रेषित करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को भी अच्छे से देखा है। और मेरा यकीन है आप सभी लोग इसी प्रकार से यदि देखते हैं तो आप सभी को वीडियो री एग्ज़ाम पास करने में बहुत चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से क्रैक किया जा सकता है। निश्चित पैटर्न है उसका, निश्चित सिलेबस है उसका, और एक फिक्स्ड उसका जो है पैटर्न है। उसी पैटर्न से आप लोग पढ़िए, निश्चित ही आप लोग सफल होंगे। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य से संबंधित जिस भी प्रश्न को पूछा है आयोग ने, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखा जाएगा। हालांकि क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत बहुत से राज्य शामिल हुए थे, परंतु आयोग ने सिर्फ और सिर्फ मैसूर राज्य पे ही फोकस किया है। और अभी तक की इनसे रिलेटेड जो है आई थिंक 2 ही प्रश्न बने हैं, एक बार देख लेते हैं। जी, अभी तक की आयोग ने 2 ही प्रश्न बनाए हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि आयोग जो है इन्हीं मैसूर राज्य पर ही सीमित रहेगा, अन्य राज्य भी हैं, उन राज्यों से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आप उन राज्यों को भी पढ़िएगा, और निश्चित ही उनसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, परंतु आप सभी को यहाँ पे पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार से आयोग जो है प्रश्न पूछता है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप सभी को जो है पहले अच्छे से गाइड किया जाता है और फिर जो है वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। उसके लिए आप सभी से मैं एक बार पुनः क्षमा मांगता हूँ। हालाँकि मुझे यह सब चीज़ें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु क्या करें, आप सभी छात्र के लिए उनके हित की सोचता हूँ, इसलिए मैं बार-बार बोलने के लिए प्रयास करता हूँ। माफ़ करिएगा। अब हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए जो है इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो टीपू सुल्तान जो है, हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान ने जो है क्या मांगा था, फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। किसको उखाड़ के फेंकने के लिए, ब्रिटिशर्स को, यानी कि अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने के लिए या उखाड़ फेंकने के लिए इसने जो है फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। अब यह क्वेश्चन है, तो इसकी व्याख्या जो है आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कभी कभार जो है इसकी व्याख्या से भी प्रश्न बन जाते हैं। और यह जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, यह एक प्रमाणिक बुक है,
और खास करके यूपी के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें घटना चक्र का एक महत्व रोल अदा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 1799 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? टीपू सुल्तान की। ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान आप सभी को पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। अब हम लोग थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं कि टीपू सुल्तान मैसूर के शासक तो थे ही, यह मैंने अभी बताया आप सभी को। और ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा जैकोबिन क्लब की स्थापना की। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना किया। ठीक है। तो ये दूतावासों का कॉन्सेप्ट जो है मैसूर के शासक जो थे टीपू सुल्तान उनसे आया है। ठीक है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, चूँकि आज के एक टॉपिक में सिर्फ 2 ही प्रश्न हैं और 2 प्रश्न करवा के मैं आप सभी का समय नहीं व्यर्थ करना चाहता। आप लोग और भी प्रश्न यहाँ पे कर लें तो आप सभी के लिए आवश्यक है और अच्छा रहेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? तो सिविल सेवा के जनक हैं या सिविल सर्विसेज के फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इज लॉर्ड कॉर्नवालिस या वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। अब यहाँ पे इसका भी देखिए, यह प्रश्न जो है राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आप सभी को उसके नीचे जो है ईयर पूछा गया ईयर जो है लिखा हुआ है। जैसे यह जो है 2016 में पूछा गया है, सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक। ठीक है। और जो नीचे है क्वेश्चन, यह भी जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है, मंडी परिषद 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूँ, जितने भी प्रश्न हैं यदि आप सभी लोग इनको ही अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जीएस में, और आपको जीएस में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह हम लोग करे थे सिविल सेवा के जनक। अब यहाँ की व्याख्या पढ़ना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी जो है व्याख्या से प्रश्न बनते हैं और आप सभी लोग इसको गंभीरता से लिया करिए। मेरा काम है बताना, मानना या ना मानना पूर्णतः आपके ऊपर डिपेंड करता है। भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, मैंने अभी बताया। इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकते हैं। और एक प्रश्न और बन सकता है कि कॉर्नवालिस संहिता जो है कब प्रस्तुत किया गया? तो 1793 में। किसने प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और शक्तियों के पृथक्करण किस पे आधारित है? तो किसने दिया? तो यह भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उसने कॉर्नवालिस संहिता जो है प्रस्तुत किया 1793 में, जो कि शक्तियों के पृथक्करण, ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसने कर तथा कर मीन्स टैक्स तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया, यानी कि टैक्स और जुडिशियल दोनों अलग अलग रहे। ठीक है। कॉर्नवालिस ने पुलिस, टैक्स तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। प्रशासन में कार्यकुशलता के लिए उसने अधिकारियों के घूस, उपहार तथा निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इसके द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक व्यवस्था 1858 तक की चलती रही। ठीक है। अब हमारा इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ? तो अवध का जो है विलयन हुआ था 1856 ईस्वी में, और जिसका मेन कारण था कुशासन का आरोप लगाया था जेम्स आउटरम ने अपने रिपोर्ट में, और इसके अंतर्गत जो है आपका अवध जो है विलय कर लिया गया। ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि किस रिपोर्ट के आधार पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट थी। और यह भी प्रश्न बन सकता है कि अवध को किसने विलय किया? तो अवध को लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया। यह सब चीज़ें। और एक प्रश्न और बन सकता है कि अवध का नवाब जब विलय हुआ अवध का, तो उस वक्त नवाब कौन था? तो यह थे नवाब वाजिद अली शाह। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, और यहाँ से आपको जितने भी प्रश्न बताए वे सारे प्रश्न इतने ही बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था, यह पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था।
ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो जितने भी पॉइंट अभी बताए वे सारे के सारे पॉइंट आप सभी की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो यह जो है इलाहाबाद तक की चले गए और उन्होंने दिल्ली डिवीजन को छोड़ करके उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया। यही चीज़ें यहाँ पे जो है दिया गया है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट यह है कि 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था। और एक फैक्ट आप लोग नोट कर लें कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था। और साथ ही साथ भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। यह चीज़ें आप लोग अलग से नोट कर लें, हो सकता है इस पे प्रश्न बन जाए। यहाँ पे दिया नहीं गया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अलग से इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है या जनक कहा गया है, तो लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक हैं या फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। ठीक है, आप सभी लोग अभी देख रहे होंगे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो होती है वह लोकल गवर्नेंस के अंतर्गत आती है और जिसके जो है जनक कहे जाते हैं आपके लॉर्ड रिपन। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देख लेते हैं कि अन्य कोई नहीं, यहाँ पे कोई अन्य तथ्य नहीं है जिसको आप लोग अलग से नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया। तो 1856 में जो गवर्नर जनरल रहा होगा वही इसको लागू किया होगा। तो उस समय 1856 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और इन्होंने ही जो है इस हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया। किसके प्रयास का परिणाम था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यह प्रयास था कि जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लाया जाए। और यहाँ आप लोग इस तथ्य को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ। ठीक है, यह लागू किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। ठीक, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को कंठस्थ करिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो आप सभी लोग अभी से ही इस सब के लिए गंभीर रहें। हमारा छठा क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। क्या रीज़न था करने का और किस कारण से किया गया, तो पहला मेन रीज़न था हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए यहाँ पे जो है बंगाल का विभाजन किया गया। और इन्होंने क्या कारण दिया, यानी कि वायसराय जो ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसने यह कारण दिया कि जो है इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, यानी कि बंगाल का जो विभाजन का मेन कारण इन्होंने बताया कि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जिससे इसका प्रशासन करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, जिस कारण से हमें इसका विभाजन करना पड़ रहा है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इन लोगों की यह मंशा थी कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है इसको भंग किया जाए, जिससे हम लोग फूट डालो और राज करो की नीति को अपना सकें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन है कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। ठीक, प्रसार माफ करिएगा, यहाँ पे प्रहार है। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत, देखिए यहाँ पे लिखा है, इसके बड़े प्रांत होने के से प्रशासन में आने वाली असुविधा को बताया था। और 20 जुलाई 1905 को यह तथ्य भी याद रखिएगा कि इन्होंने इसकी घोषणा की थी, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया, एक दूसरे को राखी बांधी थी। ठीक, यह इतना यदि आप लोग पढ़ ले रहे हैं एक्सप्लेनेशन, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जा रहा है कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था, उसका जो है निर्णय कब लिया गया या उसका जो है विभाजन कब किया गया, और विभाजन के बाद जो है शोक दिवस भी मनाया गया। और शोक दिवस मनाया गया तो लोगों ने उपवास रखा, लोगों ने उपवास रखने के साथ साथ वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी। ठीक है, देखिए पूरा एक आपके अंदर दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट बन गया होगा और कोई भी चीज़ें यहाँ पे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही होगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेशवाद की शुरुआत किया? तो स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी उपनिवेश या परमानेंट सेटलमेंट भी इसको कहा जा सकता है। अब हम लोग इसका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त हिंदी में इसको कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। 1793 में यह व्यवस्था स्थायी कर दी गई थी। इस व्यवस्था में ज़मीन का मालिकाना हक जो है ज़मींदारों को प्रदान किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के पूर्व गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी से पूर्व जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आप सभी स्टूडेंट्स के समक्ष, और इस वीडियो का लास्ट है क्योंकि अन्य जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और इस टॉपिक को आप लोग लूसेंट से पढ़िएगा और फिर आप सभी के समक्ष हम लोग जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, आप सभी लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और आप लोग यहाँ पे आकेंगे कि हाँ, आपकी तैयारी जो है एक राइट डायरेक्शन में चल रही है। जो भी स्टूडेंट अभी हमारी इन वीडियोस को प्रॉपर्ली फॉलो करेगा, वह जो एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा जब दे रहा होगा, तो वहाँ पे जो है उसको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा और वह मन ही मन जो है बहुत ही खुश हो रहा होगा कि मैंने रोज़ जो है सर की आधा घंटा वीडियोस को फॉलो किया। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं वीडियो जो है आधा घंटा की भी नहीं बनाता हूं, क्योंकि आपको अन्य चीज़ें भी पढ़ना है। इसलिए आप सभी लोग समय निकाल के इसको 15 से 20 मिनट का यदि आपके पास समय रहता हो और आप लोग 1.5 की स्पीड से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि 1.5 की स्पीड से आप लोग देखते हैं इन वीडियोज़ को, तो मेरा यकीन मानिए आप डेली वाइज एक टॉपिक क्लियर करेंगे और उसके पूर्व के प्रश्न सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा डेटा उपलब्ध होगा, आपके पास रिवीजन करने के लिए परफेक्ट मटेरियल होगा, उसको रिवीजन करके आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हैं और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका यदि एक्सप्लेनेशन आप लोग 8th क्वेश्चन का पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया नहीं था, आप सभी लोग पढ़ लें। यदि आप लोग इसका क्वेश्चन 8th का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन 9 का कोई आसानी से उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो मेरा यकीन है आप सभी लोग यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद में उस क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे और साथ ही साथ मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में करेंगे। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट हमारे साथ ऐसा है जो पूरी वीडियोस को गंभीरता से देखता है और मेरे द्वारा पूछे गए जो भी प्रश्न है उसके उत्तर भी देता है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हम पढ़ते हैं। मार्च 1947 यानी कि मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय, ठीक है, नियुक्त किया गया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया। ठीक, और नेक्स्ट जो है आप लोग देखें, भेजा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आप सभी लोग हमें क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइए। क्या है क्वेश्चन? ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, स्वामी CR व नरसिम्हाचारी। ठीक, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया 1857 का रिवोल्ट, आप सभी को पढ़ना है, लूसेंट से पढ़ लीजिए और लूसेंट यदि पढ़ते हैं तो पर्याप्त रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।